और वैसे ही ये तो अभी कल कल में हूँ, जब तक बड़ी क्लास है, वरना आप अपनी बैक टू पेवेलियन हो जाओगे। ये ओमार थोड़ा पैटर्न थोड़ा ढंग से भरो आप लोग, ताकि एक दो भी ऑफलाइन पेपर हुआ तो कम से कम मदद मिलेगी। अभी आप लोग इसको इस प्रकार से भर रहे हो कि अपने तो सारे सीबीटी मोड हैं, लेकिन अगर एक भी पेपर अगर आपको देना पड़ गया कभी ऑफलाइन, तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? यहीं से कर लो ना। तो घोड़े थोड़े ढंग से भरो। आप लोगों के मैं वही देख रहा था, ठीक है, कि घोड़ों का क्या लेवल है। क्योंकि ऑफलाइन के ओमार पेटर के पेपर का अगर अपने को प्रैक्टिस नहीं होती है तो बहुत नुकसान है। ऑनलाइन के पेपर उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे क्या है? संख्या खुद बताता, कितने छोटे खुद बताता, जो पढ़ रहे हैं वही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ ये है कि एक सीक्वेंस चूक गई तो पूरा पेपर चूक जाएगा। मैंने खूब सारे ऐसे बच्चों को रोते हुए देखा है कि पेपर बहुत अच्छा आता था, 1 से 6 तक कंटिन्यू उसने किए, 7वां छोड़ा था, 8वें से करना था, और गलती से उसने 7वें का 8वां कर दिया, तो पूरा का पूरा पेपर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है, एक घोड़ा गलत भर दिया तो आप तो कंटिन्यू गलत ही भर रहे हो। और सेंटर से बाहर आने के बाद जब वापस से ओमार को मैच किया, मैच करते ही आंखें फटी की फटी रह गई। तो ऐसी गलती से बचने के लिए अपने को क्या है कि जब टेस्ट हो ही रहा है तो उसको ढंग से करें। चलो वापस से आ जाते हैं अपने रीनल सिस्टम के बारे में। कल के सेशन में अपन जाकर के कुछ बातें कर रहे थे। ऑनलाइन वालों का टेस्ट हो जाएगा, लेट सेट होगा, क्योंकि अभी तो आपकी क्लास चल रही है ना, इसलिए टेंशन नहीं ले, मस्त रहे। आवाज थोड़ी बहुत तो आ रही है ना? वो फड़फड़ वाली समस्या है? कैसी रेडियो वाली आ रही है? ओके, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट चिरमी चैनल FM 94.3। ऊपर वाला माइक इसमें कनेक्ट नहीं होता, पूरा सिस्टम चेंज होता है, वरना तो मैं ले आता। इसके लिए पूरा का पूरा वो इससे सिस्टम कनेक्टेड, हम तो खुद इससे परेशान है, क्योंकि इसमें वो वॉल्यूम वाला ऑप्शन नहीं है ना, अप एंड डाउन का, वहाँ से करवाना पड़ता है। पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करो हर चीज़ में, ताकि जीवन आसान रहेगा। वरना आपको पता है, नौकरी लगने के बाद बाहर जॉब जाओगे, बाहर रहोगे, तो एक बार हवा पानी सेट नहीं होगा, और नहीं तो खुद को फ्लेक्सिबल रखोगे तो सेट हो जाओगे। वरना यही बोलोगे कि मम्मी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, पानी सूट नहीं हुआ, अच्छा लगेगा? कितने लोग बोल सकते हैं ये बात? छोड़ेंगे तो नहीं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तोड़ना क्या है? एम्स बॉर्डर पे भी नौकरी लग जाए, सही बात है। नौकरी आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ है, और नर्सिंग के प्रोफेशन में नौकरी बहुत आसान है। जितना टफ बड़ा खेल है उतना बड़ा खेल नहीं है दूसरे के कंपैरिजन में। सिर्फ अपने आप को देखना है। थोड़ी वॉइस बढ़ा दो भाई ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है? दूसरे के कंपैरिजन, अब तो ज़्यादा बढ़ा दिया, दूसरे के फिर भी ज़्यादा है। दूसरे के कंपैरिजन में अगर अपन देखते हैं कि लोग जो पटवारी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके मुकाबले तो अपने कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। सेम सिलेबस को पढ़ना। अब मुझे बताओ, तुमने नॉर्सेट दिया और 6 दिन बाद तुम्हारा आरआरबी का पेपर है, क्लियर है, तो अब तुमने क्या चेंज किया? कुछ नहीं, वही सिलेबस, वही पैटर्न है, वही बातें हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग देख लेंगे, 2 ही पेपर आते हैं, आरआरबी और डीएसएसबी में ज़्यादा मैथ्स का पोर्शन है, और वैसे प्री में भी हमने मैथ्स रीजनिंग पढ़ी थी, तो कोई बड़ा चेंजेस नहीं। अगर यहाँ पर आपको ये पता चले कि इतने दिन अलग पढ़ाना, पूरा अलग पढ़ो, तो कितना बड़ा जोर का झटका लगता है। तो वो कंफ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, तो अपने प्रोफेशन में इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं अगर ढंग से पढ़ते हैं। चलो, अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो लास्ट क्लास में अपन जेजी एपरेटस के बारे में पढ़ के गए थे कि जेजी एपरेटस क्या होता है। तो ये सेलों का वो गुच्छा है जिसके अंदर खूब सारी सेल अलग अलग प्रकार के हार्मोन, एंजाइम या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनके माध्यम से हमारे बॉडी के वेरियस ऑफ फंक्शन में भी वो मदद करते हैं। मेनली वो फंक्शन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन, मॉनिटर करने में या मरीज का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में ही करते हैं। इसके अलावा वो इरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी के निर्माण में, और थ्रोम्बोपोइटिन जो प्लेटलेट के निर्माण में करता है। ये जानकारियां देखी थी। उसके बाद में लास्ट अपन हेडिंग लगा के गए थे यूरिन फिल्ट्रेशन के यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। उसी टॉपिक से अपन चीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि भाई यूरिन फॉर्मेशन का क्या होता है या कैसे होता है। पढ़ के तो आए हो ना? पूछ लूं? पूछ लूं? कितने लोग बोल रहे हैं पूछ लो? 1 2 तो हाँ, आपने ही बोला पूछ लो तो पूछ लिया, इन्होंने तो मना कर दिया, पहले हथियार डाल दिया। अपन ने कल के क्लास में यूरेटर पढ़ा था। तो यूरेटर कितने होते हैं, यूरेटर क्या है, यूरेटर कैसा होता है, कुछ यूरेटर के बारे में 4 शब्द।
नालीनुमा संरचना है, ठीक है। ऊपर वाइड रहता है। कहाँ पे ओपन होता है ब्लैडर में? पोस्टीरियर से, बहुत बढ़िया। लंबाई कितनी है? बीस से 25 भी 20 से 25 ही होता है। यूरेटर सेम ही है। लेफ्ट यूरेटर बड़ा क्यों होता है राइट की तुलना में? ओके, लेफ्ट बड़ा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट में लीवर है, राइट में लीवर है। ओके, लेफ्ट बड़ा इसलिए होता है क्योंकि राइट छोटा होता है। बैठो। हाँ, पढ़ के नहीं आए? क्यों, क्या कर रहे थे फिर? मैंने तो कब की छुट्टी कर दी, 5 बजे कर दी। 5 से 5 12 घंटे होते हैं। उसके बाद भी तुम 2-3 घंटे बाद, कितने घंटे से आए हो? 15 घंटे से हो खड़े। ब्लडर पढ़ाया था, आए ही नहीं, लास्ट क्लास में नहीं आए तो ब्लडर लास्ट में थोड़ी पढ़े, लास्ट में तो जक्सा ग्लोमेरुलर हेपेटिस पढ़ाया था। बैठो। ब्लडर के बारे में कोई 2 शब्द। बैठो, चलो। यूरिथ्रा पढ़ाया था, तो फीमेल के अंदर यूटीआई के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं? ओके, साइज क्या होती है? 3 से 4 क्या सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। विड्थ? बैठो, चलो। ये कल की क्लास में पढ़ लिया था और जाते जाते अपन यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा यूरिन फॉर्मेशन को समझते हैं, उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो पेन कॉपी को विराम दे दो। यहां अपना यूरिन फॉर्मेशन का मतलब है दोस्तों कि यूरिन बनता कैसे, क्या बनता है। तो ये तो अपने को सबको पता है कि यूरिन क्या है। तो ये है हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन के दौरान जब किडनी ब्लड को फिल्टर कर लेगी तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन के आता है वो यूरिन है। यूरिन क्या है? तो वेस्ट प्रोडक्ट है। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको मैंने अलग अलग चीजों के नाम बताए थे। जैसे कि एक नाम बताया था दोस्तों कि होता है बिलुरुबिन, एक नाम आपको बताया था क्रिटेनिन, एक नाम आपको बताया था यूरिया, एक नाम आपको बताया था यूरिक एसिड, कि ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, बिलरुबिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? तो आरबीसी का वेस्ट प्रोडक्ट बिलरुबिन बनता है। क्रिटेनिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? क्रिटेनिन है। यूरिया क्या है? तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट यूरिया है। और यूरिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड का लास्ट में एंड प्रोडक्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड है। तो कुल मिलाकर के यूरिन एक प्रकार का कचरा है। वो कचरा तब मिलेगा जब हमारी किडनी खून को छानेगी। ये बात क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अब अपन यूरिन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, और यूरिन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो ये रहा आपका नेफ्रॉन, ये रहा आपका नेफ्रॉन। अब इधर से आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि भाई किडनी को खून से छानना है तो पहले खून आना भी तो चाहिए। खून को लाने वाले को आपने क्या नाम दे दिया? एफरेंट आर्टीरियोल्स। वापस से सर इसके बाद में जो स्ट्रक्चर होगी जो इसको लेकर के जाएगी उसका नाम क्या देखने को मिलता है? इफरेंट आर्टीरियोल्स। जिसको आप आगे जाकर के इनके क्या नाम दे दोगे? तो आप बोल दोगे सर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। यहां पर इसको क्या बोला? इफरेंट आर्टीरियोल्स। क्या ये बात सही है?
ठीक है। अब इनके बीच में आपको पता है कि एफरेंट का डायामीटर ज्यादा है इफरेंट की तुलना में, और यहां पर एक दबाव और प्रेशर क्रिएट होगा, और ये दबाव और प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ एक बंच बन जाता है। और इसी बंच को दोस्तों अपन ने किसके नाम से बताया था, तो इसी बंच में ये खून के थपेड़े लगेंगे, यहाँ सेलों का गुच्छा होगा जिसमें खून छन करके तैयार होने की कोशिश करेगा, इसको अपन ने बोला ग्लोमेरुलस। क्या बोला? अब मैंने अगला पॉइंट आपको बोला था कि एक देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब अपन यूरिन का फॉर्मेशन की मैं बात शुरू कर रहा हूं, और मैं पहली हेडिंग आपके सामने लगा रहा हूं जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिन के फॉर्मेशन के जो पहली स्टेज आती है उस स्टेज का नाम क्या देखने को मिलता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो दूसरी स्टेज आती है जिसका नाम देखने को मिलता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या नाम देखने को मिलता है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरी स्टेज आती है जिसका मतलब देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन, और इसको बोला जाता है ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। तीन स्टेज होगी जो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, तीन स्टेज होगी जो क्या करेगी? यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। अभी इन दो स्टेज को दिमाग से हटाना, पहली स्टेज पे फोकस करना। यहां पर मैंने क्या लिखा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या लिखा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैं आपको दो तीन पॉइंटों से वापस से रूबरू कराता हूं। एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है ओस्मोसिस, एक वर्ड होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है डिफ्यूजन, एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये तीन शब्द होते हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर, और इन तीन शब्दों को अगर अपन भांपने की कोशिश करें तो कोई भी फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि उसमें कोई न कोई प्रोसेस लागू होती है। कोई भी तरल पदार्थ अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उसको तीन चीजों से गुजरना पड़ता है, या तो ऑस्मोसिस, या डिफ्यूजन, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर जो आपका फ्लूइड है प्यारे दोस्तों वो अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, अगर वो आपका लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, और वो किसकी प्रेजेंस में जाए? विथ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मेरे पास में ये बाल्टी है, इस बाल्टी में दोस्तों फ्लूइड है 0.4%, इसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इधर मेरे पास में एक बाल्टी है जिसमें फ्लूइड है 0.9%। तो मुझे बताओ लो कौन सा? ये। हाई कौन सा? वो। तो कुछ समय बाद ये धीरे धीरे से ये फ्लूइड इधर का उधर चला जाएगा, और ये बाल्टी खाली हो जाएगी, और ये बाल्टी पूरी भर जाएगी। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ओस्मोसिस। क्या बोलते हो? ओस्मोसिस। यानी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है विद द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? दूसरा होता है दोस्तों डिफ्यूजन। दूसरा क्या होता है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा फ्लूइड किधर जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से फ्लूइड कहां जाता है? लोअर में। फिर से मैं दो बाल्टियां आपके सामने बनाऊं, ये 0.4 वाली और ये आपके सामने 0.9 वाली। अब प्यारे दोस्तों ये 0.9 वाला अगर किस में आ जाए? 0.4 में आ जाए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो भी काम चल सकता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो भी काम चल सकता है। यानी आप बोल सकते हो विथ और विदाउट प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर मौजूद है तो भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मौजूद नहीं है तो भी हमें गम नहीं है। और अगर हायर टू लोअर, तो यहां मूवमेंट कैसा देखने को मिलेगा? अगर आपका मूवमेंट हायर टू लोअर देखने को मिले, उसको आपने क्या बोल दिया? डिफ्यूजन। क्या बोल दिया? तीसरी कंडीशन आती है दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो वर्ड आता है, देखो फिल्ट्रेशन का मतलब छन्ना, अल्ट्रा का मतलब यूज है एक्स्ट्रा एनर्जी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब आप क्या काम में लोगे? एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा पावर। यानी हमारी बॉडी में या तो एटीपी की मदद से काम में ले, या अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अपने घर पे पानी की मोटर से टंकी में पानी चढ़ाते हो, प्रोसेस क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। वो प्रोसेस क्या है दोस्तों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। क्यों? मशीन पावर लगा रही है। मशीन क्या लगा रही है? पावर। तो जब भी आप कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज करो, किसका यूज करो?
अब बाहर तो इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, बॉडी में तो एनर्जी का नाम ही क्या है, एटीपी। तो अगर आप एटीपी का यूज लेकर के फ्लूइड को कहां से कहां भेजो, लोअर टू हायर भेजो, कहां से कहां भेजो, लोअर टू हायर भेजो, इसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलती है, फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें आप क्या काम में लेते हो, एनर्जी काम में लिया जाता है। क्या काम में लेते हो, एनर्जी। तो ये तीन शब्द आपको क्लियर हुए कि एक है ओस्मोसिस, दूसरा है डिफ्यूजन, तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया। चलो वापस से मैं आपको पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। पहला स्टेप दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अभी जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई उन तीनों में फर्क है। जो अभी मैंने तीन डेफिनेशन पढ़ाई ये सिर्फ तब काम लेनी है जब एग्जामिनर सीधा सीधा सवाल लिखे, बताओ क्या हुआ। जैसे एग्जामिनर सीधी लाइन लिखेगा, ए मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लोअर टू हायर, तो आपका जवाब आना चाहिए क्या हो रहा है, क्लियर है। एटीपी बोले तो क्या होना है, हायर टू लोअर आए तो क्या होना है, दैट्स क्लियर। अब इस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है इफरेंट की तुलना में। यहां के अंदर प्यारे दोस्तों तीन प्रकार के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली कंडीशन में तीन प्रकार के यहां प्रेशर रेडी हो जाएंगे। कितने प्रकार के प्रेशर तैयार होंगे, तीन प्रकार से। अब देखो यूरिन का फॉर्मेशन करना है तो मैंने बोला था कि खून को छानो और जो कचरा बनेगा वो क्या बनेगा, यूरिन। खून को छानने के लिए इस छलनी में घुसो और यूरिन इधर से निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना, तो इधर से खून डालो उधर से यूरिन निकलेगा। यही वाले कंसेप्ट है। जब आपको मैंने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाई उस दिन भी बताया था। अब बात को सुनते हैं। इसमें प्रेशर थेरेपी काम में ली जाती है और प्रेशर थेरेपी में पहला जो प्रेशर है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म यहां लिख रहा हूं, बाद में नोट्स में पूरा लिखवा दूंगा। पहला प्रेशर का नाम क्या है, अब इधर से देखो पी का मतलब प्रेशर, बोले तो दबाव। कौन सा दबाव, हाइड्रोस्टैटिक। किस में लगा, कैपिलरीज में। कैपिलरी का मतलब दोस्तों ये जो एफरेंट आर्टीरियोल्स ये बड़ा है लेकिन कहीं ना कहीं आने के बाद इसमें कैपिलरी बनती है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप ग्लोमेरुलस को देखोगे तो आपको जो ये मेरी फिंगर अटैच नहीं दिख रही है ऐसा बंच देखने को मिलेगा। अगर इस ग्लोमेरुलस को आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलती है, यूं लगता है कि यूं आपस में कोई चेन या कोई जाली फंसी हुई है। क्लियर है। तो अब ये कैपिलरीज है और इनमें किसकी कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस की। तो इस ग्लोमेरुलस की कैपिलरी में लगने वाला दबाव क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये कितना होता है दोस्तों, तो मैंने बोला था कल 55 mm ऑफ, ठीक है। एक प्रेशर क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों आपका ब्लड आया, तो ब्लड के खुद के अंदर एक प्रोडक्ट घूम रहा है जिसका नाम है ओंकोटिक प्रेशर। कौन घूम रहा है ब्लड में, ओंकोटिक प्रेशर, जो कहता है कि मुझे मेरी संरचनाओं से बाहर जाने से रोकना है या मेरे साथ में जो मेरे पार्टिकल्स है उनको मैं बांध के रखूंगा। जैसे कि मैं यहाँ हूं तो मैं खुद को बाहर नहीं ले जाऊंगा, और दूसरा मैं जो मेरे आसपास में उनको भी मैं समेट के यहीं रखूंगा कि उनको बाहर निकलने नहीं दूं। उस प्रेशर को अपन ने क्या नाम दिया, ओंकोटिक प्रेशर। और मैंने ओंकोटिक प्रेशर बताया था 32 से 36। ऑन एंड एवरेज अपन ने यहाँ कितना लिखा था, 30 mm ऑफ Hg। ये दो प्रेशर हो गए। तीसरा क्या होता है कि दोस्तों इस ब्लड के ये जो बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल की जो कैपिलरीज है या बोमन कैप्सूल में भी आपको पता है अंदर फ्लूइड वगैरह यूरिन वगैरह, तो इसमें भी प्रोसेस में चल रहा है। ये खुद प्रेशर क्रिएट कर रहा है 15 mm ऑफ Hg का। कितना कर रहा है, 15। तो यहां मैं तीसरा बोल सकता हूं बोमन कैप्सूल में पाया गया जो प्रेशर है वो कितना देखने को मिल रहा है, 15 mm ऑफ Hg का देखने को मिल रहा है। अब प्यारे दोस्तों इनमें क्या हो रहा है कि ये प्रेशर कह रहा है कि मुझे नेफ्रॉन में घुसना है, ये वाला क्या कह रहा है, मुझे नेफ्रॉन में घुसना है, और ये दोनों कह रहे हैं कि तुझे नेफ्रॉन में घुसने की आवश्यकता नहीं है, तू नेफ्रॉन में घुस के क्या करेगा। तो ये दोनों लोगों की आपस में मनसा सेट हो गई। भाई आप लोगों के नॉर सेट की तैयारी का ख्वाब है इसलिए आपकी यारी दोस्ती सेट है क्योंकि लक्ष्य एक है। वहीं पे अगर मान लो कि अगर दो लोगों का लक्ष्य कुछ और हो तो वो आपस में जुड़ाव लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे। तो इन तीन लोगों में से दो लोगों की थॉट मैच कर गई, तो इन्होंने बोला चलो अपन दोनों मिलके सामना करते हैं। तो इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो कितना हो गया, 45 mg। प्यारे दोस्तों इनको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट कर सकता हूं। ये बोल रहा है मैं पॉजिटिव प्रेशर हूं, मतलब मैं अच्छा करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं हम इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम इनकी खिलाफत कर रहे हैं, यानी हम इनका नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो 55 mm ऑफ Hg का जो फ्लूइड है,
55 mmOpg का जो फ्लूइड है वो कह रहा है कि मैं अंदर घुसना चाहता हूं, और 45 वाला बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं घुसाना चाहता। तो जब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, जो आपके पास में जो एक्चुअल जो प्रेशर निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं नेट फिल्टरिंग प्रेशर। पूछा हुआ सवाल है नेट फिल्टरिंग या फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, कि वास्तविकता में दबाव लगा कितना, तो 10 mmOpg का दबाव लगता है। और 10 mmOpg का दबाव लगते ही आपका ब्लड किस में घुस गया, बोमन कैप्सूल में घुसा, ठीक है। वहां आगे का प्रोसेस अभी अपन नेक्स्ट स्टेप में चले गए, यहां तक कोई समस्या नहीं। जैसे ही प्यारे दोस्तों वो ब्लड अंदर जाएगा, और अंदर जाते ही वहां के पोर्स होते हैं, वो उसको ब्लड को छान के यूरिन बनाने की कोशिश करते हैं, और जो यूरिन बनने की प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है GFR। उसको क्या बोला जाता है, GFR। और GFR का मतलब गर्लफ्रेंड फरार नहीं, इसका मतलब है ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट। इसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन रेट। कि तुम खून छान रहे हो ये छोड़ो, लेकिन तुम 1 मिनट का कितना छान रहे हो, तो आपके ग्लोमेरुलस ने बोला कि मैं 125 ml पर मिनट के ब्लड को फिल्टर करता हूं। आपके किडनी की GFR कितनी निकल के आती है, 125 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट का इतना कर रहा है, तो दोस्तों ये एक दिन में कितना कर लेता है, 180 लीटर पर डे का क्या कर लेता है, ब्लड को फिल्टर कर लेता है। और फिल्टर कर लेता है बोले तो इतना यूरिन बना देता है। दैट्स क्लियर। अगला सवाल इंपॉर्टेंट आता है कि सर ये जो GFR होती है ये प्रेगनेंसी में कितनी बढ़ जाती है। ये जो GFR आपके सामने होती है, ये प्रेगनेंसी के अंदर इस GFR का क्या रोल देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में प्यारे दोस्तों जो आपकी GFR है वो 50% तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 50%, क्योंकि फीमेल के शरीर में फ्लूइड ज्यादा है, फीमेल के शरीर में फ्लूइड ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो ज्यादा घूमेगा, और ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा छानना है। इसका 50% जब आप निकालोगे, 125 का 50 कितना होता है, तो सर लगभग 62 के आसपास बढ़ रहा है। इसमें 62 जोड़ोगे तो ऑन एंड एवरेज लगभग ये 187 पहुंच रहा है। 187 ml पर मिनट के आसपास में आपकी क्या हो गई, GFR। पूछा हुआ सवाल है प्रेगनेंसी में कितनी GFR बढ़ जाती है, तो बोलना 50%। कितनी बढ़ जाती है, 50%। और उसके बाद में आपका अमाउंट क्या हो जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए 187 ml पर मिनट। ये आपके बनने का तरीका। जो आपकी दोस्तों GFR देखने को मिलती है उसका 1% ये किस में कन्वर्ट होता है, यूरिन में। आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसका ध्यान रखिएगा, 1% किस में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखिएगा, कन्वर्ट इनटू यूरिन। ध्यान रखिएगा इतना अगर यूरिन पूरे दिन निकलेगा तो अपन वॉशरूम में ही रहेंगे। अगर रोज का 180 लीटर अपन यूरिन बाहर निकालेंगे तो क्या अपन वॉशरूम से बाहर आ पाएंगे, नहीं। लेकिन अपन यूरिन सिर्फ इसका 1% ही कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी अगर 180 लीटर पूरे दिन में बन रहा है तो इसका 1% का मतलब ऑन एंड एवरेज 1500 से 2000 ml। ऑन एंड एवरेज कितना निकला, 1500 से 2000 ml हमारा क्या बनता है, यूरिन बनने का काम होता है। यहां तक के प्रोसेस में किसी को दिक्कत, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम समझ में आया कि हाइड्रोस्टेटिक एफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का डायामीटर कम होता है, इसलिए वहां पर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है और वो लगने वाला दबाव है 55 mm ऑफ Hg। उसके खिलाफ लगने वाला प्रेशर कितना है, तो आपका जवाब आएगा 45 mm ऑफ Hg। नेट फिल्टरिंग प्रोसेस कितना निकल जाएगा, 10 mm ऑफ Hg का दबाव लगा के ब्लड कहां घुसेगा, बोमन कैप्सूल में। कहां घुसेगा, बोमन कैप्सूल में जाके वो यूरिन का फॉर्मेशन करेगा और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, GFR। क्या बोला जाता है, GMR। GFR का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या बोल सकते हैं इट इज ए प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, GFR बोलते हैं। दैट्स क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। पहला पॉइंट अपना कंप्लीट होता है दोस्तों जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला पॉइंट खत्म होता है जिसका क्या नाम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब उसके बाद में आपने फिल्टर करके चीजें तो भेज दी। जिंदगी के अंदर प्यारे दोस्तों किस्मत आपको बहुत बार मौके देती है, किडनी भी बहुत बार मौके देगी। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ अच्छे कुछ बुरे कुछ भी घुस गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो एक बार बोमन कैप्सूल में घुस गया वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। हमें बार बार बॉडी मौका देती है कि फिर चेक कर लो,
क्या कचरा है या अच्छा है? कुछ अच्छा है तो फिर उठा लो, अच्छा है तो क्या कर लो, उठा लो, कचरा है तो डाल दो, या तुमने गलती से तुम्हारे पास कचरा रखा तो तुम इसमें डाल दो। समझ पा रहे हो? यानी कहने का मतलब, अगर आप लोग क्लास में आए उससे पहले बार एक डस्टबिन रखा हुआ था, क्या रखा हुआ, डस्टबिन, और आपको बाहर से किसी ने धकेला और बोला जल्दी जल्दी अंदर घुसो और जो भी कचरा है वो इसमें डाल दो। तुमने अफरा तफरी के चक्कर में बैग का मैक्सिमम कचरा उसमें डाल के आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा डिस्कार्ड होने चला जाएगा, आपको फिर मौका दिया जाएगा कि भैया जी जब यहां से घूम के निकलो तो एक बार देख लेना कि कोई कीमती चीज अंदर पड़ गई तो उठा लेना, और या गलती से कचरा जेब में रह गया तो फिर डाल देना। ये सेम प्रोसेस आपकी किडनी में होगा। दूसरी स्टेज आती है दोस्तों जिसको बोला जाता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सॉरी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब प्यारे दोस्तों, ये रहा तुम्हारा फिर से नेफ्रॉन वाली स्ट्रक्चर, और एक बार के लिए आपका जो भी ब्लड पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे किस में घुस गए, बोमन कैप्सूल में घुस गए, अंदर गए या नहीं गए। अब प्यारे दोस्तों इधर से आने वाली जो हमारी स्ट्रक्चर्स थी, इधर से आने वाली स्ट्रक्चर हमारी एफरेंट है, उधर से जाने वाली ईफ्रेंट है। अब इससे आपको पता है पेरीट्यूबुलर, कैपिलरी और वासा रेक्टा निकल रहा है, पेरीट्यूबुलर, कैपिलरी और वासा रेक्टा। अब प्यारे दोस्तों एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब पुनः सोखना, यानी जो चीजें आपकी इनमें घुस गई और आपको लग रहा है और अरे गलत 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 मेरा सामान जा रहा है, तो यहां कहने का मतलब है कि रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होगा, एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स टू अगेन ब्लड। आप क्या कर रहे हो, यहां पर पाई गई चीजों को किस में ला रहे हो, वापस ब्लड में लाना। ध्यान रखिएगा, रीनल के ट्यूब्यूल से वापस से पार्टिकल्स को ब्लड में लाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। हर एक को नहीं लाना है, किसको लाना, सेलेक्टिव आइटम को लाना। यानी मैं यहां बोल सकता हूं एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन of particles from renal tubules to peritubular capillaries and vasa recta। और अगर ये पेरीट्यूबुलर, कैपिलरी और वासा रेक्टा इस पार्टिकल्स को अगर खींच लेगी तो आगे आपको पता है कि ये जाकर के क्या बनेगी, अरे इंटरलोबल वेन बनेगी, आर्क्यूएट वेन बनेगी, इंटरलोबर वेन से रीनल वेन बनेगी, इंफीरियर वीना केवा के थ्रू वापस अर्ट में आ जाएगा। हमारे गड़बड़ होगी क्या, नहीं होगी। अब इसके अंदर जो ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ये दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है एक्टिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज एक्टिवली मूव कर रही है, कोई भी चीज क्या कर रही है, एक्टिवली मूव कर रही है, मतलब हमारी बॉडी कोशिश कर रही है। एक्टिवली मूव कर रही है इसका मतलब हमारी बॉडी कोशिश कर रही है। एक्टिव कब होते हैं, जब सामने वाला कमजोर होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा कि मैंने बोला मैं एक्टिवली आपको गेट तक छोड़ के आऊंगा, एक्टिवली गेट तक छोड़ के आऊंगा मतलब मैं तुम्हें पकड़ के गेट तक इसलिए छोड़ के आ रहा हूं क्योंकि तुम चलने में असमर्थ हो। तो एक्टिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। यहां पर कौन सी चीज आएगी, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। तो प्यारे दोस्तों वो फ्लूइड जो यहां पर लो कंसंट्रेशन में है, वो पार्टिकल्स जो यहां पर क्या है, लो कंसंट्रेशन में, लेकिन उनके दोस्तों की हायर कंसंट्रेशन यहां मौजूद है। बात को समझने की कोशिश करना। एक्टिव का मतलब ये एक्टिव नहीं है, प्रोसेस एक्टिव है। ये तो खुद तो डीएक्टिवेटेड टाइप है, ठीक है, कि भाई मैं आपको गेट तक क्यों छोड़ के आने की जरूरत थी, तुम बीमार थे, तुम्हें चक्कर आ रहा था, तुम्हें उल्टी हो रही थी, वरना तुम खुद एनर्जेटिक होते तो तुम खुद ही चले जाते। तो एक्टिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या देखने को मिला है, नहीं लिखना है बेटा, लिखवा दूंगा। एक्टिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लोअर टू हायर। मान लीजिएगा कोई दोस्त है जिसका एक कण तो यहां है और उसके 10 कण यहां बैठे हैं, तो ये बोल रहा है मुझे यहां क्यों पटका, फिर मुझे भी मेरे यारों से मिला दो। ये वाली चीज कहलाती है एक्टिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
पार्टिकल्स को कहां से खींचा, रीनल ट्यूब्यूल से कहां ले आए, पेरीट्यूबुलरी कैपिलरी या वासा रेक्टा में। क्लियर है? अब लेके आए इसका मतलब काम की चीज होगी, घटिया चीज को तो लाके ही क्या करोगे, घटिया चीज तो यूरिन में ही भेजनी थी, ब्लड में लाने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों, एक्टिव के बाद दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है पैसिव सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जैसे ही हमने बोला कि तुझे यहां से यहां आना है, उसने बोला मैं खुद आ जाऊंगा। पहले वाले इस कण को किसी ने बोला कि यार तुझे यहां से वहां आना है, इसने बोला मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नालायक हूं, मैं अपलंग हूं, तुम मुझे कोई लेने आओ और लेकर के जाओ। तब तो आपने एक्टिव काम किया। तब आपने क्या काम किया, एक्टिव काम किया। बोले तो यहां लगा सकते हो कि सर एनर्जी यूज भी कर ली। एक्टिव में आप ये भी कोष्टक में लिख लेना कि अगर ज्यादा कमजोरी है तो हमने क्या प्रोसेस यूज ले लिया, एटीपी, यानी एनर्जी लगा के उसको वैक्यूम के तरह खींचा है। क्लियर है? अगली बार हमने और किसी पार्टिकल्स को यहां पे बोला, यहां पर मान लीजिएगा, या यहां पर किसी को हमने बोला कि यार तुम्हें भी वहां आना है, मैं लेने आऊं क्या, तो इसने बोला आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। क्यों आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, हम बहुत सारे लोग हैं। ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो इस एग्जाम्पल को याद करो। मान लीजिएगा प्यारे दोस्तों, आप जयपुर में रह करके पढ़ाई कर रहे हो, या स्पेशल कोई गर्ल्स जयपुर में रह करके पढ़ाई कर रही है, वो कोटा से है, और वो एक ही लड़की है जो कोटा से यहाँ तैयारी कर रही है। कोचिंग कंप्लीट होने पे उसके पिताजी का कॉल आता है और बोले कि बेटा कोचिंग कंप्लीट हो गई है, वापस कोटा आ जाओ। तो उसने बोला कि पापा मैं अकेली हूं, कोई मेरे साथ आने वाला नहीं है, तो आप मुझे लेने आओ, आप मुझे लेने आओ। तो जब वो अकेला है, वहां उससे मिलने वाले बहुत सारे हैं कोटा में, ये उसका जयपुर है, वो उसका कोटा है, तो पिताजी आएंगे और लेके जाएंगे। ये चीज पिताजी कैसे मूवमेंट कर गए, एक्टिव। वहीं पे कहानी के दूसरे एग्जाम्पल को सुनो। कोचिंग कंप्लीट होने पे पिताजी का फोन आया और बोला कि कोचिंग कंप्लीट हो गई, वापस आ जाओ। तो मैं लेने आऊं क्या, तो बोला कि पापा आने की जरूरत नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ तो 10-15 लोग हैं वहीं के, जो वहीं आना चाहते हैं यहीं से, यानी जयपुर से कोटा आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 10-15 है, हम तो आराम से आ जाएंगे। तो पैसिव का मतलब क्या देखने को मिलता है, यहां पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है। कैसा हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है। लेकिन ये दोनों हायर टू लोअर किस फॉर्म में हो रहे हैं, तो ध्यान रख लेना, दोनों का मूवमेंट रीनल ट्यूब्यूल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी या वासा रेक्टा की तरफ है। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया सबको कि कैसे हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है? अब बात आती है कि सर ये तो हो गया कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है या कैसे होता है। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इसी के अंदर कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है। अब आपके अंदर अगर मैं बात करता हूं, ये रहा आपका नेफ्रॉन, सही बात है। अब प्यारे दोस्तों यहां तो तुम एंटर कर रहे हो, यहां तो तुम क्या कर रहे हो, तो यहां तो कोई एब्जॉर्ब करने वाला है ही नहीं, तो इस चीज को तो मैं काट दूं, इस चीज को तो मैं यहां पे काट दूं कि सर यहां तो क्या ही एब्जॉर्ब होगा, कुछ घुसा ही नहीं। अब ये जो पीछे जितना भी दिख रहा है उनमें हम चीजों को खींचेंगे। बोले तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा, तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। सबसे पहले अगर मैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में दोस्तों बात लिखूं पीसीटी की, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी में। ये जितनी भी मैं वैल्यू लिखा रहा हूं इन सब के ऊपर सवाल बनता है कि कितना यहां पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहां पर कितना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो दोस्तों 65%। कितना होता है, 65% रीअब्जॉर्प्शन होगा। टोटल जितना भी अमाउंट है उसका 65%। टोटल का मतलब हो गया कि मान लीजिएगा कि ये फिर से वापस से वही नेफ्रॉन, अब तो नेफ्रॉन बना बना के थक गए। अगर मान लीजिएगा प्यारे दोस्तों यहां से आपने बोला सर मैं 100 ml फ्लूइड खींचूंगा, मैं टोटल कितना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करूंगा, 100 ml रीअब्जॉर्प्शन करूंगा। तो मैंने बोला 65 तो यहीं से खींच लेना, 65 तो कहां से खींच लेना, यहां से। उसके बाद मैंने बोला ऐसे करना, लूप ऑफ हेनले से तू कितना खींच लेना, 15 से 20। उसके बाद दोस्तों तेरा जो डीसीटी है वहां से तू कितना खींच लेना, 5 से 20। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एग्जांपल के लिए 100% या 100 ml करना है,
तो हाईएस्ट रीएब्जॉर्प्शन कौन से पोर्शन में होता है? पीसीटी में। हाईएस्ट कहां होगा? पीसीटी में। उसके बाद 15 से 20% कहां होगा? लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले में थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, हेयरपिन बेंड, थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग, इन पांचों पोर्शन को मिला के कौन बनता है? लूप ऑफ हेनले। वहां कितना कर रहे हो? 15 से 20%। और लास्ट में डीसीटी में कितना करोगे? 5 से 20%। तो प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में कितना होता है? 65%, जो मैक्सिमम है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे मैक्सिमम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, तो आपका जवाब आना चाहिए पीसीटी। मैक्सिमम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पीसीटी। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे सर यहां जो पार्टिकल्स रीअब्जॉर्ब होते हैं उनमें कौन है? तो दोस्तों एक पार्ट है जिसका नाम है सोडियम, और 65% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी कहां होता है? तो आपका जवाब है पीसीटी में। कहां होता है? पीसीटी में। उसके बाद दूसरा, ये सवाल आपको आपकी किताब में 3 से 4 बार पूछा हुआ है कि बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में कितना होता है? 60%। कितना होता है? 60%। और अगली इंपॉर्टेंट लाइन जो अगर सोल्व करके देखोगे तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपकी किताब में कम से कम 35 से 40 सवाल एक ही लाइन से है। 100% पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? तो आपका जवाब आएगा सर ग्लूकोज का, एमाइनो एसिड का और विटामिन का। ग्लूकोज का, एमाइनो एसिड का और विटामिन का 100% रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो आपका जवाब देना पीसीटी में। यानी गलती से भी ग्लूकोज अगर मेरे नेफ्रॉन में घुस गया तो मैं उस पूरे बूंदों बूंद ग्लूकोज को वापस खींचूंगा। गलती से भी अगर एमाइनो एसिड घुस गया तो उसको खींचूंगा। गलती से भी विटामिन घुस गया तो मैं उसको वापस खींचूंगा। खींचूंगा या नहीं खींचूंगा? इसीलिए बोला जाता है कि अब देखो आपने 100% इनको खींचा, इसको 65 और इसको 60 खींचा, लेकिन इसको 100 खींचा। कॉमन सेंस लगाना, मैं बोलूं कि अगर तुम्हारे यूरिन में ग्लूकोज मिला, यह अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। क्यों? क्योंकि 100 रखना था, फिर भी अगर आ रहा है इसका मतलब रखने वाले ने पूरा रखा नहीं है। आपके यूरिन में प्रोटीन मिलना कॉमन बात या खराब बात? खराब बात। क्यों? क्योंकि सर एमाइनो एसिड ही तो क्या है? प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन तो पूरा वही होना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। विटामिन अगर तुम्हारे यूरिन में आता है तो अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। समझ में आ रही है मेरी बात कि कौन कौन सी? तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में कौन कौन सी चीजों का कितना कितना होता है? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, कोई जवाब नहीं है? चलो, इसके बाद दूसरा नाम निकल के आता है दोस्तों डीसीटी। दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? लूप ऑफ हेनले। अगर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर कितना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आपका जवाब होगा 15 से 20% सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। 15 से 20% क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। यहां तक भी कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लूप ऑफ हेनले आते ही आपको पता चल जाता है कि सर पीसीटी को कनेक्ट करके पहले थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, हेयरपिन बेंड, थिन असेंडिंग, थिक असेंडिंग और डीसीटी। तो दोस्तों जो इनिशियली पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, ये बनता है अपना लूप ऑफ हेनले। ये मैं अगर इतना सा काट दूं तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो अब अपने पास में लूप ऑफ हेनले क्या बच गया? तो आप बोलोगे सर ये तो बच गया थिन असेंडिंग। क्या बच गया? और ये क्या बच गया? थिक असेंडिंग। मेनली यहीं पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। मेनली यहीं पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। और यहां सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला नाम निकल के आता है क्लोराइड। पहला नाम यहां निकल के आता है दोस्तों क्लोराइड। और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन कहां देखने को मिलेगा? तो आपका जवाब क्या देखने को मिलेगा? थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लोराइड का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपको कहां देखने को मिलेगा? तो आपका जवाब आएगा थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कहां देखने को मिल गया? क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सवाल बहुत पूछा हुआ है
कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां नहीं होता, यानी इम्परमेबल फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन, तो जवाब जाता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां वाटर का बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अगले ही नंबर पे मैं लिख देता हूं H2O इम्परमेबल एट थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अगला इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर ये जो डायूरेटिक अपन देते हैं और जिसमें नाम आता है लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक कहां काम करता है, तो थिक पे। कहां काम करेगा, थिक असेंडिंग पे। तो लूप डायूरेटिक, ये जो लूप डायूरेटिक दिया जाता है, अब लूप डायूरेटिक नो डाउट यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन इतना ज्यादा ही नहीं निकाल दो कि शरीर में पानी की कमी आ जाए, इतना ज्यादा भी मत निकाल दो कि शरीर में किसकी कमी आ जाए, पानी की। तो यहां पर ये जाकर के कहां अटैक करेगी, तो आपका जवाब आएगा थिक, थिन नहीं, कौन से पे, थिक असेंडिंग सेगमेंट पे। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे कौन काम करता है, डायूरेटिक्स काम करता है। क्लियर है। इसके अलावा सर ये डीसीटी पे भी काम करता है, लेकिन मेनली किस पे काम करता है, यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, बाकी तो ये डीसीटी और सीटी तक काम करता है। कौन, वाटर वाली चीज। वापस से अगर मैं दोस्तों पॉइंट के ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, आज के सेशन में अपन ने जो पढ़ना शुरू किया वो क्या पढ़ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं यूरिन का फॉर्मेशन, के यूरिन कैसे बनता है। अब यूरिन के फॉर्मेशन के लिए जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों हुआ, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने का कारण है एफरेंट आर्टीरियोल्स डायामीटर आर लार्जर इन कंपैरिजन टू इफरेंट आर्टीरियोल्स, सो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। कौन से लेवल पे डेवलप हुआ, ग्लोमेरुलस में प्रेशर डेवलप हुआ, और वहां पर प्रेशर थेरेपी वर्क करती है ब्लड को एंटर करने के लिए। प्रेशर थेरेपी में पहला नाम आपके सामने लिखा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना लगा, 55 mm ऑफ Hg। बोमन कैप्सूल से कितना प्रेशर लगा, 15 mm ऑफ Hg। ऑन्कोटिक कितना लगा, 30 mm ऑफ Hg। तो अगर इनके डिवाइडेशन करने से जो नेट प्रेशर लगा वो कितना था, 10 mm ऑफ Hg। वरना तो इतना जबरदस्त दबाव नेफ्रॉन को मार देगा, वरना डायरेक्ट 55 mg का दबाव नेफ्रॉन पे डालोगे तो नेफ्रॉन के खुद के परचक्के उड़ जाएंगे। क्लियर है। तो इसके माध्यम से आपने अपने ब्लड को किस में एंटर करवा दिया, बोमन कैप्सूल में। किस में करवा दिया, बोमन कैप्सूल में एंटर कर गया। यहां तक कोई समस्या थी नहीं। सर बोमन कैप्सूल में जैसे ही एंटर किया, उसके बाद हमें याद आया कि ये जो ब्लड अंदर जाकर के फिल्ट्रेशन करता है और जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं GFR। उसको क्या बोलते हैं, यानी ब्लड के छालने से बनने वाले अमाउंट ऑफ यूरिन को क्या बोला जाता है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जितना खून छनेगा, छन के खून आगे निकल जाएगा, और जो पीछे बच रहा है वो कौन है, यूरिन। अरे पीछे बच रहा है वो कौन है, यूरिन ही है, और कोई नहीं है। और उसका ml कितना है, 125 ml पर मिनट, और एक दिन का कितना देखने को मिल रहा है, 180 लीटर पर डे। दोस्तों प्रेगनेंसी में कितना बढ़ जाता है, यहां तक कोई डाउट नहीं। सर यो जितना 125 ml हमारे बोमन कैप्सूल से अंदर घुसा है, अगर उतना का उतना कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता, अगर उतना का उतना, देखो चीज को वापस से मैं उस डायग्राम को आपके सामने लाता हूं जो अपन ने यूं पढ़ा था। यही पढ़ा था कि अगर आपके इस डायग्राम को, एक डायग्राम को लेकर के अपन सारी कहानी देखने की कोशिश करते हैं कि ये एफरेंट आया, यहां दबाव लगा, ये इफरेंट गया, तो कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता है कि भाई खून छन्नी में गया, खून वापस निकल गया, तो खून तो बाहर का बाहर जा रहा है, खून तो कहां जा रहा है, सिर्फ यहीं पे जगह है, इससे आगे खून नहीं जा रहा है।
जो यहां से जो छन के अंदर घुस रहा है वही जीएफआर है, जो इससे छन रही है। छलनी कहां लगी हुई है? इसके बीच में छलनी लगी हुई है। ग्लोमेरुलस छान रहा है एंडोसाइट के बीच में से, सॉरी एंडोथेलियल सेल के माध्यम से छान रहा है। ये रही अपनी छलनी। ये कौन सी छलनी है? ग्लोमेरुलर। कौन सी है? अब इससे छन के जो निकल गया वो ब्लड था, जो आया वो ब्लड था, ये भी ब्लड, ये भी। अब इससे जो छन के निकल कर इधर गया इस दिशा में, उसको हमने क्या बोला? वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर घुसने को इसमें छेद थे, जिनका नाम क्या है? पोडोसाइट। और जो अंदर घुसा है उसको अब आप वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट ही। अब मैं बोल रहा हूं ये जो छन के ऊपर गया उसको छोड़ो, ये इधर गया, ये कितना है? तो आपने बोला 125 ml पर मिनट का छानता हूं। कितना छान रहा हूं? अब हमने बोल दिया फिर 125 ml तो यूरिन है, तो आपने बोला हो सकता है। तो हमने बोला ऐसे तो निकालोगे तो एक दिन का 180 लीटर होता है, हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि यार इतना कचरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपन कचरा है, कोई नगर पालिका का कुब्बड़ थोड़ी है, अपनी बॉडी है, ये कोई नगर पालिका का इतना बड़ा कुब्बड़ तो है नहीं कि 180 लीटर रोज का कचरा बने, इतना तो फैक्ट्रियों में नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के आपने बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग ने गड़बड़ की है, अच्छी चीजें भी कहीं ना कहीं कचरे के रूप में साथ में गई है। तो किडनी ने बोला जा ले ढूंढ ले और अच्छी लगे तो निकाल ला, जा ले ढूंढ ले अच्छी लगे तो निकाल ला। तो अंदर घुस के जो घुसा वो अपन ने क्या बोल दिया? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब यहां से अब आपको अच्छा लगा उनको वापस उठा रहे हो। अब जो आपको अच्छा लगा उनको वो आप उठा लोगे। अगर किससे पहले उठा लोगे? कलेक्टिंग ट्यूबिल से पहले पहले तो उठा लेना। और अगर चीज कलेक्टिंग ट्यूबिल्स कहां खुलती है? सर पेपिलरी में। कहां खुलती है? अपेक्स ऑफ पिरामिड, दैट इज कॉल्ड पेपिला। और पेपिला से कौन निकलेगी? माइनर। माइनर से कौन? मेजर। मेजर आके कहां खुल जाएगी? पेल्विस। पेल्विस से यूरेटर। फिर कोई रोकने वाला नहीं है, आगे कोई चेक पोस्ट है ही नहीं, आगे कोई चेक पोस्ट नहीं है। जो तुमने कचरा डस्टबिन में डाला, नगर पालिका की गाड़ी ले जाए, उससे पहले ले सको तो ले लेना, वरना नगर पालिका की गाड़ी चली गई, वो बिना नंबर की गाड़ी है, फिर नगर निगम में जाएगा, फिर सीवेज में जाएगा, फिर स्वाहा हो जाएगा, फिर आपका वो पर्स मिलना पॉसिबल नहीं है जिसमें आपकी सोना बाबू की फोटो थी। चलो तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अपन ने ये GFR समझ में आया, यूरिन कन्वर्टेशन समझ में आया। उसके बाद अपन ने दोस्तों किसके बारे में जानकारी ली? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। हमने बोला कुछ चीजें हम उसमें से रख सकते हैं, किसमें से? 125 ml में से, क्योंकि हमें सिर्फ यूरिन तो 1% कन्वर्ट करना है, बाकी तो सब कुछ रखना ही है, बाकी तो सब कुछ रखना है। तो हमने बोला ठीक है, उसको रखने के लिए हम सबसे पहला जो प्रोसेस काम में लेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वाली चीज में, वो एक होगा एक्टिव, एक होगा पैसिव। कुछ चीजों को मैं खुद लेके आऊंगा जो संख्या में कम है और मेरे लिए जरूरी है। क्लियर है? यानी कीमती सामान को लेने खुद सामने से जाना। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक ही है तो रेलवे स्टेशन तुम खुद जाना, और अगर वो 10-12 हैं तो वो खुद आ जाएगी ढूंढते ढूंढते। क्लियर है? तो अगर तुम्हारी एक ही गर्लफ्रेंड है तो एक्टिवा लेके कौन जाओगे? तुम। अगर तुम्हारी एक ही गर्लफ्रेंड है तो एक्टिवा लेके कौन जाओगे? तुम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मुझे उसे लोअर से हायर की तरफ लाना है, मुझे उसे लोअर से हायर की तरफ लाना है। या बोल सकते हो कि लोअर का मतलब कमी और हायर का मतलब ज्यादा, लोअर का मतलब गरीबी और हायर का मतलब अमीरी। यानी गरीब को अमीर की दिशा में लाने के लिए आपको चीजें सिखानी पड़ेगी, उसको कैब वेब बुक करना नहीं आता। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी है, अरे वो भैया जी कैम्ब्रिज से पढ़ करके आई है और तुम्हारे जैसे 10-12 लेके घूम रही है, तो वो अपने आप आ जाएगी। तो वो क्या करेगी? अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो पैसिव है। अरे ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुमने बोला मैं एक्टिवा लेके आऊं, तुमने क्या बोला? एक्टिवा लाऊं, तो उसने बोला मेरे पास तो पल्सर है। तू क्या एक्टिवा लेके आएगा? मेरे पास कौन सी गाड़ी है? पल्सर, जो यूं एकदम जू 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 करते आ जाऊंगी, क्योंकि तेरे जैसे 56 आए और 56। तो याद रखिएगा, हायर टू लोअर होगा तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन कचरा है या अच्छा है? सर कुछ भी हो, है तो अच्छा, सेलेक्टिव है। क्या है? सेलेक्टिव है, रिजेक्टिव नहीं है। चलो बस 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 बस। अब ये तुम्हारे चेक स्टेशन है, बस स्टैंड आऊं, रेलवे स्टैंड आऊं, एयरपोर्ट आऊं, ये तुम्हारे क्या है? स्टेशंस देखने को मिल रहे हैं कि कौन से स्टेशन में क्या है। पहला स्टेशन का नाम है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल्स। अब दोस्तों पीसीटी होता है, उसपे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? अब इनको आप बोल सकते हो कि सर बढ़िया गर्लफ्रेंड कहां बनेगी? तो एयरपोर्ट पे बनेगी। उससे ठीक ठाक कहां बनेगी? रेलवे स्टेशन पे। और पूड़ी खाने वाली कहां बनेगी? बस स्टैंड पे। सेम टू सेम चीज है कि दोस्तों कोई भी चीज ध्यान से देखेगा। अरे रुको रे, आप लोगों की इच्छा है सुंदर हो, पैसे वाली हो, टैलेंटेड हो, होशियार हो, वैसी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो मैंने बोला कि भाई उनके लिए उनके लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि इसका नाम पीसीटी, इसका नाम लूप ऑफ हेनले और इसका नाम डीसीटी। अगर तुझे पढ़ी लिखी इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स, सुंदर सी सुकन्या जो रेबन का चश्मा लगा के घूमे, तो तू एयरपोर्ट चला जा। कहां चला जा? एयरपोर्ट। अब तुझे मिले या नहीं मिले वो तेरी काबिलियत है, लेकिन वहां आएगी अच्छी। ठीक है। अब सर मैं तो ठीक ठाक से, मैं तो पनीर के ख्वाब देखता ही नहीं हूं, मैं तो दाल वाला हूं। तो तू कहां चला जा? रेलवे स्टेशन। कहां चला जा? लेकिन सर मैं तो दाल वाला भी नहीं हूं, मैं तो वो हूं कि कोई फेंक के चले जाता है तो भी मैं तो उठा के ले आता हूं। तो तू कहां चला जा? बस स्टेशन। कहां चला जा? बस स्टेशन। मेरा कहने का मतलब है आप जितने बढ़िया जगह पे जाओगे उस जगह पे आपके एब्जॉर्प्शन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आने वाले इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इंपॉर्टेंट है और आपकी बॉडी के लिए वो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। जितना ज्यादा आप एब्जॉर्ब करने में देरी करोगे तो उतना ही चीज क्या होती जाएगी? डिले होती जाएगी, लेवल गिरता जाएगा और कंसंट्रेशन बिगड़ती जाएगी। देखो यहां लेवल बहुत बढ़िया था, यहां थोड़ा गिरा, यहां बिल्कुल गिर गया, और इसके बाद तो ये गंगा नदी है। क्या हो जाएगा? जो गर्लफ्रेंड है वो डुबकी लगा लेगी किसमें? गंगा में, फिर तुम्हें नहीं मिलने वाली। क्लियर है? कहने का मतलब अगर इसने सिटी क्रॉस कर ली, अगर इसने क्या क्रॉस कर ली? सिटी। अब सिटी अगर ये क्रॉस कर लेगी, सिटी अगर ये क्रॉस कर लेगी तो ये किस में कूद पड़ेगी? पेपिला में। पेपिला में कूद गई तो अब वापस उठाने की औकात तुम्हारी तो नहीं है। याद रखिएगा, पेपिला में कूदी तो याद करने के लिए बोल देना कि वो पहाड़ से कूद गई। कहां से कूद गई? पहाड़ से। अब पहाड़ से कूदी हुई तुम्हारे हाथ आ सकती है? नहीं। कौन से कूदी? तो मेजर और माइनर से कूदी, मेजर और माइनर से। उससे कहां कूदी? पेल्विस में। पेल्विस से यूरेटर। गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गई। वापस से आओ इधर प्यारे दोस्तों। मैंने बोला कि सबसे ज्यादा यानी मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको कहां मिली? पीसीटी में। पीसीटी में कितनी मिल जाएगी? 65%। यानी किसी महानुभाव ने कहा कि तेरे हाथ आए नहीं आए लेकिन संख्या में वहां कमी नहीं है। तेरे हाथ आए नहीं आए लेकिन संख्या में वहां कमी नहीं है। तो 65% सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी में। अब जितने भी सेलिब्रिटी है उन सब के प्यार मैक्सिमम लोगों का कहां पे हुआ? एयरपोर्ट पे। कहां पे हुआ? एयरपोर्ट में। चाहे महेंद्र सिंह धोनी की कहानी उठा लेना, चाहे सचिन तेंदुलकर की। मैं देखो कहानी को शुरू नहीं करता हूं, शुरू करता हूं तो पॉइंट को छोड़ता नहीं हूं। क्लियर है? ये एग्जाम्पल लास्ट तक चलाऊंगा वरना मैं लेता ही नहीं इस एग्जाम्पल को। क्लियर है? आप धोनी की कहानी देख लेना, सचिन की कहानी देख लेना, बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का जुगाड़ सेट कहां पे हुआ? एयरपोर्ट में। तो इसका मतलब मैक्सिमम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव, रिजेक्टिव नहीं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? पीसीटी में। कहां पे देखने को मिलता है? पीसीटी में देखने को मिलता है। अब इसमें सर कौन कौन सी चीजों के लिए आया? तो ध्यान रखिएगा, अपन ने नाम लिखा सोडियम। क्या देखने को मिला? चलो सोडियम को छोड़ो, एयरपोर्ट पे जिनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो ग्लूकोज, यानी मुंह मीठा करते हैं। कितने परसेंटेज? 100% मुंह मीठा करने की जरूरत पड़ती है। एयरपोर्ट में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन उन्हीं का होता है जो जिम लवर होते हैं और प्रोटीन खाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनकी बॉडी में बराबर विटामिन होता है उन्हीं का एयरपोर्ट पे जुगाड़ सेट होता है। के लिए कुपोषण के शिकारियों का नहीं होता है, और होता है तो यजवेंद्र चहल की तरह बीच में चली जाती है। तो ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और विटामिन हमारे शरीर में बराबर होने चाहिए। हाँ, और कब होने चाहिए? जैसे ही तुमने बोला जाकर के कि तुझे देखा तो ऐसा लगा कि तू मेरी है, तो उसने बोला कि बता तेरे अंदर ग्लूकोज, प्रोटीन और विटामिन है क्या? तो तुमने बोला 100%। क्या बोला? उसने बोला कि तुम कड़वे तो नहीं हो, तो तुमने बोला 60%, सॉरी 65% में क्या हूं?
मेरे अंदर कड़वापन है। 65% क्या है, लेकिन स्वीटनेस 100%। बातें इतनी प्यारी करता हूं कि कहीं जा ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट इसके बाद में बाइकार्बोनेट के लिए भी अपन ने कितना लिख दिया, 60%। यानी मैक्सिमम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहां देखने को मिलेगा, पीसीटी। कहां, पीसीटी। बनने वाले सवालों की शुरुआत करो। पहला सवाल, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी। सोडियम का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कितना, कितना 65। कहां पे, पीसीटी में। कहां पे, पीसीटी में। बाइकार्बोनेट का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60। कहां पे होगा, पीसीटी में। कौन सी ऐसी चीज है जिसका 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, विटामिन, एमाइनो एसिड। और कहां होता है, पीसीटी में। कहां होता है, पीसीटी में। चलो भाई, एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिली तो चलो कहां पे, रेलवे स्टेशन पे। कहां पे गए, रेलवे स्टेशन पे। जैसे ही तुम रेलवे स्टेशन पे जाने लगे, इधर तो भैया जी टीटी खड़ा हुआ, टिकट चेक करने लगे। टिकट हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम तो सुंदर सी सुकन्या को ताड़ने के लिए आए थे। तो अब आपको बताए कि जिसके पास टिकट होता है वो मेन गेट से जाता है। ये मेन गेट है, ये क्या है, मेन गेट है। हमें टिकट नहीं था, मेन गेट से एंट्री मिली नहीं। हम दूसरे गेट से जाने लगे, और जैसे ही दूसरे गेट से जाने लगे तो यहां एक भाई साहब खड़े हैं, और ये भाई साहब दीवार पे टक 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 कर रहे हैं, यानी यूरिन पास कर रहे हैं। यानी अगर आपसे बोले कि डाईयूरेटिक कहां काम करता है, आगे वाली दीवार पे या पीछे वाली, पीछे वाली। किस पे, पीछे वाली। तो डाईयूरेटिक कौन सी दीवार पे काम करेगा, आगे या पीछे, पीछे। अरे पीछे बोले तो पीछे में पतली या मोटी, मोटी। थिक असेंडिंग सेगमेंट पे कौन काम करेगा, डाईयूरेटिक काम करेगा। कौन करेगा, डाईयूरेटिक। अब यूरेटिक काम करता है तो आपको पता है यूरिन वाली कंसंट्रेशन में क्लोराइड भी होता है, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी कहां मिलेगी, इसी एरियाज में देखने को मिलती है। यहां तक कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई समस्या है क्या, नहीं। अब आपका जुगाड़ यहां भी नहीं बैठा तो फिर आप मुंह उठाए और कहां निकल लिए, बस स्टैंड। बस स्टैंड पे जाके देखा, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह देखा, कुछ भी नजर नहीं आया। तो कुछ नहीं किया, वहां से एक पानी की बोतल खरीद के वापस आ गए। यानी वाटर का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, डीसीटी और सीटी में। कहां होता है, डीसीटी और सीटी में। तो मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन और कितना होता है तो बोलना अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। इसी को बोलते हैं कंपनसेट। अपन कहते हैं ना पानी की कमी है तो हमारे अंदर यूरिन कम पड़ जाएगा, तो डीसीटी और सीटी की मेहरबानी है कि जितना चाहिए उतना रोक लो। कोई ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि इतना रुकेगा। तो अब मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां पे, पीसीटी में। उससे कम किसमें, लूप ऑफ हेनले में। उससे बाद में कौन, डीसीटी। पीसीटी में कितना, 65। लूप ऑफ हेनले में कितना, 15 to 20। डीसीटी में कितना, 5 से 20। सीटी में कितना, अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। पानी कहां मिलेगा, बस स्टैंड पे। पानी कहां मिलेगा, बस स्टैंड पे। सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट में अच्छा या बुरा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और विटामिन 100%, बाइकार्बोनेट 60%, सोडियम 65%। इसके अलावा वाटर इम्परमेबल कहां पे देखने को मिलता है, थिन असेंडिंग सेगमेंट में। और थिन असेंडिंग सेगमेंट में कौन काम करता है, क्लोराइड। कौन काम करता है, डाईयूरेटिक कहां मिलेगा, थिक असेंडिंग सेगमेंट में। और इसके बाद में बाकी के बची गई पानी वानी की चीजें कहां देखने को मिलती है, डीसीटी और सीटी में। यहां तक कोई समस्या नहीं। हाँ, अभी लाते हैं उनको। अगला पोर्शन है एब्जॉर्प्शन, उसमें लाएंगे। हाँ, 5%। चलो नेक्स्ट। अगर दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि ये जो मैंने डीसीटी आपके सामने बनाया, इसको हटा दूं ना। ये जो अपन ने डीसीटी बनाया था, डीसीटी में 2 सेल है, एक है इंटरकलेक्टेड सेल और एक है प्रिंसिपल सेल। एक सेल का नाम है इंटरकलेक्टेड सेल और दूसरी का नाम है प्रिंसिपल सेल। अगर दोस्तों सर एयरपोर्ट में वाटर 100 रुपए की बोतल आती है, हाँ जाके आगे। चलो, ये जो इंटरकलेक्टेड जो सेल होती है दोस्तों, ये किसके लिए फेमस देखने को मिलती है, तो ये हाइड्रोजन आयन के लिए।
हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करना है या रोकना है, ये सारी चीज डिसाइड करती है हमारी डीसीटी में पाई जाने वाली इंटरकलेक्टेड सेल। कौन करती है? इंटरकलेक्टेड सेल। वहीं पे हमारे डीसीटी में पाई जाती है एक प्रिंसिपल सेल जो प्यारे दोस्तों एडीएच और एल्डोस्टेरोन का काम करवाती है। एल्डोस्टेरोन, अपन ने एडीएच और एल्डोस्टेरोन दोनों एंडोक्राइन में पढ़ लिए। एडीएच का नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करके सोडियम वाटर को रिटेन करना। ये दोनों कौन से रिसेप्टर या कौन सी लोकेशन पे काम करते हैं तो बोलना डीसीटी के प्रिंसिपल सेल पे काम करते हैं। यानी किसी को रोकना है तो भी ये यहां रुकवाएंगे इस लेवल पे और निकालना है तो भी इस लेवल पे निकालेंगे। समझ में आई मेरी बात? किसी को कोई डाउट अभी भी? अब सिर्फ मैं आपको वाटर के लिए एक बात को घुमाऊं, सारे पॉइंट अगर क्लियर हो गए तो मैं एक सिर्फ पानी के लेवल को आपको पकड़ने की कोशिश करूं, फिर आप सवाल पूछना। हाँ जोर से बोलो। हाइड्रोजन का मैं तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा हूं, एब्जॉर्प्शन तो पढ़ाया ही नहीं मैंने। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन में फर्क है। मैं आपको कहां से कहां ले जा रहा हूं? मैं रीनल ट्यूब्यूल से चीजें ब्लड में ले जा रहा हूं, मैं ब्लड से यहां नहीं ला रहा हूं। तीसरी हेडिंग आएगी जब अपन कुछ चीजें ब्लड में गलती से चली जाएगी उनको वापस लाएंगे। अपन क्या कर रहे हैं अभी? अब अगले पॉइंट तक आता हूं, 5 मिनट बाद वापस इस टॉपिक पे आएंगे। अगर उसकी कंट्रोवर्सी है तो सॉल्व करेंगे। अभी मेरा कहने का मतलब है यहां आपकी चीज कहां से जा रही है तो सर ये रीनल ट्यूब्यूल से, यहां से कहां जा रही है? ब्लड में। यानी इसको आप बोल सकते हो कि चीज को मैं कहां खींच रहा हूं? किडनी से। यहां पर मैं चीज को क्या करूंगा? ब्लड से किडनी में लाऊंगा। ब्लड से क्या लाऊंगा? फिर वापस किडनी में लाऊंगा जो गलती से ज्यादा चली गई। अभी जो अपन जोश जोश कर रहे हैं ना कि एयरपोर्ट पे 100 ले लेना, वहां पे 50 ले लेना, तो वहां पे भी तो आप लोग ज्यादा ले लोगे। अगला पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं अगर वाटर की बात करूं, देखो कंटिन्यूअसली जितनी चीजें एब्जॉर्ब हुई तो कहीं ना कहीं वाटर भी खींच रहा है। समझ पा रहे हो कि भाई पीसीटी में आपने ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और विटामिन खींचा, इसके अलावा सोडियम और प्यारे दोस्तों आपने सोडियम और बाइकार्बोनेट लिया, तो कुछ पानी तो आया होगा, लेकिन उसका कोई अमाउंट डिक्लेरेशन नहीं है। उसके बाद में आपने लूप ऑफ हेनले के अंदर भी कुछ चीज आई होगी, लेकिन थिन असेंडिंग सेगमेंट में नहीं आता, इसलिए अपन ने स्पेशल लिखा इम्परमेबल फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है? उसके बाद में जैसे जैसे आप लास्ट छोर पे बढ़ रहे हो उतनी ज्यादा हमारी पानी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हमें पता है एक लिमिटेशन के बाद पानी हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो हमने जैसे जैसे मान लीजिएगा कि यहां से जर्नी को शुरू किया, यूं घुमाया, यूं घुमा करके यहां पर पहुंचने लगे, और ये वो शख्स है जो लास्ट स्टेशन है। ये वो शख्स है जो क्या है? लास्ट स्टेशन है। अगर यहां पर आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं रोक पाओगे तो वो इस पहाड़ से कूद जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पास में कोई मौका नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है सर यहां तो मेरा ध्यान गर्लफ्रेंड पे गया ही नहीं, यहां तो मैंने सोचा पर्स ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, बैग उठा लेते हैं, गिफ्ट उठा लेते हैं, अटरम सटरम, लेकिन मेन मुद्दे की चीज पे तो फोकस ही नहीं गया। यहां मैंने बोला ज्वेलरी ले ली क्या, मोबाइल ले लिया क्या, ये ले लिया क्या, वो ले लिया क्या, आपकी गाड़ी चल रही है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, जितना ज्यादा डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हो उतना ज्यादा वाटर को खींचने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है। तो यहां मैंने बोला था डायूरेटिक काम करेगा, बोला था ना। इसके बाद प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक अपन ने यहां पर फोकस किया कौन सी सेल पे? इंटरकलेक्टेड और प्रिंसिपल सेल। एक बोल रही है कि तुम्हारे शरीर में अगर हाइड्रोजन आयन की कमी है तो मैं कंपनसेट करके रोकूंगी, अगर तुम्हारे शरीर में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो मैं एक्सक्रीट कर दूंगी। इसने बोला कि तुम्हारे अंदर जो एडीएच और एल्डोस्टेरोन है उनके फंक्शन को चलाना है या रोकना है, ये मैं डीसीटी के लेवल पे डिसाइड कर लूंगी। यानी अगर आप जितने भी मरीज को वेसोप्रेसिन वगैरह दे रहे हो, एल्डोस्टेरोन वगैरह दे रहे हो, ये मेन फंक्शन अपना जाकर के कौन से पोल पे दिखाएगी? डीसीटी पे। कहां दिखाएगी? डीसीटी पे। लेकिन इसके बाद में जितना ये कर पाई कर लिया, लेकिन इसके बाद में कौन आती है? सीटी। और सीटी कहती है कि तुम्हारे बॉडी में पाए गए फ्लूइड की कंसंट्रेशन के आधार पे मैं कितना भी वाटर रीएब्जॉर्ब कर सकती हूं। किसी ने इसको पूछा कि बता बहन तू कितना वाटर रीएब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि अपन रीएब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? तो इसने बोला मैं जितना तुम्हें जरूरत है, जितनी तुम्हारी बॉडी को नीड है उतना कर दूंगी।
तो किसी ने इसको बोला था कि नहीं, तेरी भी तो जिम्मेदारी है कि 1500 ml यूरिन निकले, तेरी भी तो जिम्मेदारी है कि 1500 ml। इसने बोला सारी जिम्मेदारियां एक तरफ, क्योंकि जाने वाले को छोड़ो, जो अभी है उसके ऊपर फोकस करूंगी। अरे यूरिन तो बाहर जा रहा है, लेकिन मुझे तो मेरी बॉडी को संभालना है, मुझे तो मेरी किडनी को हाइड्रेट रखना है, मुझे तो मेरी बॉडी में फ्लूइड को रख के दिखाना है। तो अगर मेरे शरीर में पानी की कमी आई तो तुम 1500 को छोड़ो, मैं 500 ही नहीं निकलने दूंगी, 500 को छोड़ो 400 ही नहीं निकलने दूंगी, 400 को छोड़ो 200 भी नहीं निकलने दूंगी, और ऐसी जरूरत आ गई तो मैं बूंद भी नहीं निकलने दूंगी। ये सारी रोल मेन। अरे सबसे ज्यादा पानी कहां काम करता है? सीटी पे। किस पे काम करे? अगर सीटी ऑप्शन नहीं आए तो, डीसीटी नहीं आए तो, यानी इधर से आ जाना। पानी के लिए तुम किधर से आ जाना? इधर से। और पानी की बोतल कौन से स्टेशन पे मिली? बस स्टेशन पे। कौन से पे मिली? बस स्टेशन पे। अब आपने अभी तक जो सेकंड पोर्शन पढ़ा, देखो पहले स्टेप में अपने सिर्फ खून छाना, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या किया? ब्लड छाना। ब्लड छनते ही अंदर घुसा वो सारा कचरा, उन सबको क्या नाम दे दिया? कचरा। उस कचरे में से जो जो अच्छा लगा वो उठा लिया, कचरे में से जो जो अच्छा लगा वो उठा लिया। अब या तो ज्यादा उठा लिया या कम उठा लिया, या तो ज्यादा उठा लिया या कम। अब कम उठा लिया उसका तो अब अपने पास कोई मौका नहीं, क्योंकि हमें उठाने के लिए एक ही बार मौका मिलना था, अब वापस नहीं। अब हम 5 मिनट बाद ये और नहीं कह सकते कि एक बार और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाओ ना, तो उसने बोला नहीं, अब तो निकल गया। लेकिन अगर तुम लोगों ने इनमें से, जैसे तुमने ग्लूकोज ज्यादा उठा लिया, जैसे कि तुमने विटामिन ज्यादा उठा लिया, जैसे कि तुमने प्रोटीन ज्यादा उठा लिया, या तुमने प्यारे दोस्तों सोडियम, बाइकार्बोनेट, अट्रम, सट्रम, हाइड्रोजन, वाइड्रोजन अगर तुमने ज्यादा उठा लिए, तो तुम्हें अगला स्टेप मिल रहा है एब्जॉर्प्शन। अगला स्टेप क्या मिल रहा है? एब्जॉर्प्शन। यानी तुम अब लास्ट मोमेंट पे उन चीजों को फिर से वापस क्या कर दो? ट्यूब्यूल्स में डाल दो। तो अगला स्टेप, अब जो मैं आपको थर्ड स्टेप पढ़ा रहा हूं, जो ये यहां पर मैंने लिखा था, जिसको क्या बोला जाता है? ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। क्या देखने को मिलता है? लास्ट स्टेप है ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। और प्यारे दोस्तों ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? ये मान लीजिएगा कि तुम्हारी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ये तुम्हारी एक ब्रांच थोड़ी बड़ी बना देता हूं जिसका नाम है वासा रेक्टा। अभी अपन ने इनमें ही तो डाला था जो जो सामान लिया, वासा रेक्टा, ठीक है। और ये मान लीजिएगा स्टेज नंबर थर्ड लास्ट चल रहा है, यूरिन बनने से पहले की फाइनल घोषणा होने से पहले का समय है, ठीक है। अब अपना इस बार अपने को क्या करना है कि सर यहां पर जो जो चीजें हैं उनमें से अगर वो हमने ज्यादा उठा ली, ज्यादा उठाने का मतलब मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, किडनी की होती है थ्रेशोल्ड कैपेसिटी। इस पॉइंट को मैं यहीं रोक के उस शब्द पे थोड़ा सा फोकस करता हूं। किडनी की क्या देखने को मिलती है? थ्रेशोल्ड कैपेसिटी। दोस्तों थ्रेशोल्ड का मतलब सहन करने की क्षमता। थ्रेशोल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? सहन करने की क्षमता। किडनी जितने आइटम को सहन कर पाएगी उतनी चीजों को, सॉरी बॉडी जितनी चीजों को सहन कर पाएगी, किडनी जितनी चीजों को सहन कर पाएगी उतने को तो रोकेगी। जिन चीजों को हम सहन नहीं कर पाएंगे उनको बाहर निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोलूं, एग्जामिनर का पूछा हुआ सवाल है किडनी की थ्रेशोल्ड कैपेसिटी ग्लूकोज की कितनी है, तो जवाब आता है 180 mg/dl। किडनी की ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? जब तक मेरे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का अमाउंट कितना होगा, जब तक तो किडनी बोलेगी नहीं अच्छी चीज है ब्लड में रख लो। और जैसे ही 180 से ऊपर निकला ये मुझे कहां मिलेगा? और यूरिन में क्यों मिला? क्योंकि ये मेरी थ्रेशोल्ड कैपेसिटी से ऊपर निकल गया। ये चीज क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कैपेसिटी 3 चीजों में डिवाइड की जाती है, हाई, लो एंड नो। हाई, लो एंड नो। हाई थ्रेशोल्ड कैपेसिटी में नाम आता है दोस्तों जिसका नाम है ग्लूकोज।
एमाइनो एसिड और सॉरी हाँ विटामिन, प्रोटीन तो सेम ही है। चलो ध्यान रखिएगा, विटामिन, प्रोटीन और ग्लूकोज बोल दो या बोल दो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, ये तीनों चीजें आपके सामने आ गई। इनकी हाई थ्रेशोल्ड है, जितना मिले जितना लपेट के लाओ, क्योंकि बॉडी को जरूरत है तीनों चीजों की। लो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी में कौन आता है? तो यूरिया एंड यूरिक एसिड। कौन आता है? यूरिया और यूरिक एसिड, जिसकी हमें कम जरूरत है, हमें कम बॉडी में वापस लाना है, हमें इसको बाहर फेंकना है। और नो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी में कौन होता है? तो क्रिटेनिन। किडनी की थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है ही नहीं क्रिटेनिन की। क्रिटेनिन का मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, वो वेस्ट जो भी बन के आएगा, किडनी कहती है इसको मुझे संग्रहण करके अंदर नहीं रखना, जितना भी आए उसको कहां फेंक दो? बाहर फेंक दो। कहां फेंक दो? बाहर फेंक दो। लेकिन यूरिया और यूरिक एसिड आए, उसको एक लिमिटेशन तक मैं थोड़ा होल्ड कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं रखूंगी। लेकिन अगर ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और विटामिन दोगे तो मैं उसको जरूर जरूर रोक के दिखाऊंगा। क्लियर है? अब वापस से इस पॉइंट पे आते हैं कि बात कर रहे हैं ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन का मतलब कुछ पार्टिकल्स को हमने ब्लड में ज्यादा ले लिया, तो अब हमारे पास में मौका देखने को मिलेगा कि उन पार्टिकल्स को मैं वापस कहां पटक दूं? मरीज के ट्यूब्यूल्स में, बोले तो रीनल ट्यूब्यूल्स। और रीनल ट्यूब्यूल्स का मतलब ही क्या है? पीसीटीसी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले या सीटी। आपको पता है नेफ्रॉन के दो नाम बताए थे, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। कॉर्पस्कल बोले तो ग्लोमेरुलस और बोवन कैप्सूल, और ट्यूब्यूल्स बोले तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी। अब आपके यहां के जो भी पार्टिकल्स जिनका लेवल आपकी बॉडी में, अब इस पॉइंट को ढंग से सुनना कि आप पूछोगे सर कितना भेजेगा, क्या नॉर्मल अमाउंट से ऊपर कोई भी ब्लड का पार्टिकल्स बढ़ा तो बॉडी करेगी कंपनसेट। क्या करेगी? एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मेरी बॉडी में पोटेशियम की वैल्यू क्या हो गई? 5.1 से ऊपर निकल रही है, या मेरी बॉडी पोटेशियम को नॉर्मल रेंज से ऊपर भेज रही है। सिम्टम बाद में आते हैं, पहले कोशिश हो जाती है। कोशिश पता नहीं चलती, बॉडी कंपनसेट करती है। जैसे ही पोटेशियम बढ़ा तो इसने बोला चला जा रहे, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है। अब किसी कारण से अगर ये नहीं जा पाता, तब हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया हुआ। तब क्या कहते हैं? हाइपरकैलेमिया हुआ। या ये इतना ज्यादा बन गया कि निकलते निकलते भी कमी नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे? हाइपरकैलेमिया। इसीलिए तो आपको, मुझे पोटेशियम नहीं बढ़ रहा है, क्या अपन हाई पोटेशियम डाइट नहीं खाते हैं? खाते हैं भाई। कभी कभी अपन भी बाहर खड़े होकर नारियल पानी 3 पी ले, या 4 नारियल पानी पी लो। 4 नारियल पानी पी लिया, इसका मतलब वो हाई पोटेशियम डाइट है। अपना तो हाथों हाथ पोटेशियम जाना चाहिए 8-9 पे, लेकिन नहीं जाता। क्यों? पिया, पीते ही वॉशरूम लगा, वॉशरूम निकलते ही उधर निकल गया, इधर से आया उधर से फ्री। कभी लोड पड़ा? नहीं। लेकिन लोड कब पड़ सकता है? जब ये बोल दे कि नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। इसके अंदर प्यारे दोस्तों आपका बाइकार्बोनेट है, भेजो। आपके अंदर हाइड्रोजन है, भेजो। आपके अंदर प्यारे दोस्तों इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड, बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो गया। बॉडी में क्या हो गया? हाइपरवोलेमिया हो गया, क्योंकि आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। ज्यादा कर दिया तो वापस भेजो। तो वरना मरीज में कार्डियक ओवरलोड, पल्मोनरी एडिमा होता है या नहीं होता है? चलो नेक्स्ट, अगर मान लीजिएगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऑक्सीलेट हो गया, इसके अलावा कीटोन बॉडीज हो गया। ये सारा का सारा कचरा आप वापस से कहां पटकते हो? दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोला जाता है? ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। गलती मत करना, ट्यूबुल, अरे ट्यूब एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब का मतलब खींच रही है, ट्यूबुलर का मतलब कौन है? ट्यूब। और एब्जॉर्ब का मतलब क्या कर रही है? खींच रही है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या कर रही है? खींच रही है। अब जो तुमने हाइड्रोजन अगर यहां पर लिया तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भेजते टाइम अगर यहां नहीं भेजा तो गड़बड़ है। समझ पा रहे हो? मेरा कहने का मतलब वापस एब्जॉर्प्शन की कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है। वापस एब्जॉर्प्शन की किसी की स्पेसिफिक साइट नहीं है कि पोटेशियम कहां जाएगा, सोडियम कहां जाएगा, मिनरल्स कहां जाएगा, केटोन कहां जाएगा, हाइड्रोजन कहां जाएगा, वाटर कहां जाएगा। इनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन लेने के लिए सबकी जगह है। लेने के लिए सबकी जगह है। दैट्स क्लियर? तो अगर आपने वापस छोड़ते टाइम हाइड्रोजन को यहां पड़ा तो गलत नहीं है, लेकिन उठाते टाइम अगर आपने हाइड्रोजन यहां पड़ा तो वो गलत है। ठीक है? अगर रीएब्जॉर्प्शन आपने हाइड्रोजन का पीसीटी से किया, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन तो आपको कहां से करना है?
डीसीटी से ही करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनर सीधा पूछेगा, डीसीटी कंटेन हाउ मेनी सेल्स, 2 सेल, इंटर कलेक्टेड एंड प्रिंसिपल सेल। दूसरे की तो थी नहीं, उनके तो स्पेसिफिक सेल है, उनकी तो स्पेसिफिक सेल है, और वो कहाँ है, डीसीटी में। यहां तक किसी को कोई समस्या? जो लेना था वो ले लिया, बाकी बच के कौन निकल गया, यूरिन। अब इसके बाद अपन यूरिन में क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले लिख लें या यूरिन पढ़ लें? लिख लेते हैं, नहीं लिख लो पहले, ऐसे ही पढ़ाने से तो फिर तो ऊपर से निकल जाएगा ना। लिख लिया? रुकना, इसी को मॉडिफाई करता हूँ, है ना। हाँ, ये डायग्राम बना लो।
ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। पैनल ब्लर दिख रहा है, ब्लर तो कहाँ है, बहुत साफ दिख रहा है। आप लोगों को सही दिख रहा है ना? लिख लिया? हाँ सही बात है, मोबाइल की क्वालिटी इंक्रीज कर लो। चेक कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है। यहाँ तो सही दिख रहा है एकदम। ऑनलाइन वाले मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो भाई।
हो गया? नहीं हुआ, जमा जमा के लिखो, टाइम बहुत पड़ा है वैसे भी। ये भी बना लेना है ना। हो गया? क्या? तो अभी तो बोला कि हो गया।
हो गया? बता दिया करो। चलो यहां तक लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट डीसीटी वगैरह रह गया ना, यहां तक लिख लिया, एक बार लिख लिया। हो गया? ये तो रीअब्जॉर्प्शन के सारे पॉइंट हो गए, रीअब्जॉर्प्शन की साइट हो गई। अगली हेडिंग क्या देखने को मिलेगी? ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसी को आप ट्यूबुलर सिक्रेशन भी कह सकते हैं।
हो गया। हिंदी में लिखा है? हिंदी में पढ़ा है पूरा ही? बढ़िया रहेगा, एकदम मस्त। नहीं नहीं, बढ़िया। कोई तो क्लास में हिंदी को प्रमोट कर रहा है। एक तो एक तो एक तो वो पीछे बैठा है हिंदी वाला। हिंदी में लिखते हो? अजय, किडनी पे शायरी आती है? मेरे को किडनी पे नहीं आती। तुम बनाना, अगले क्लास में सुनाना, है ना? चलो, यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट लिखिएगा यूरिन। अब ये ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में नहीं लिखवा रहा हूं, है ना? लिखना थोड़ी है, इसको लिखना है। ये लिखना है, बना लो। इसको बनाने में याद रह जाएगा। लोअर टू हायर, अरे ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये इसका सवाल फिक्स आता है आपका। एग्जामिनर कई बार बोलता है मरीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देने पे क्या हो गया, हाइपर पे क्या हो गया, आइसो पे क्या हुआ, ये तीनों बता देगा। संस्कृत में पढ़ा तो आ जाएगा। ओके।
हो गया? हो गया आप तो? चलो, इस पे आपका अक्सर एक सवाल आता है, मैं बहुत कॉमन तरीके से बता देता हूं, बाकी आप अपने सब्जेक्ट में देख लोगे। एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक, एक फ्लूइड होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और एक फ्लूइड होता है जिसको अपन कहते हैं हाइपोटोनिक। वो फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलरिटी अपने ब्लड के लेवल की है, बोले तो 270 से 290 मिली ऑस्मोल के बीच में है, उसको अपन कहते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कुछ फ्लूइड के नाम अगर आपके सामने लिखूं, तो जैसे कि आपकी नॉर्मल सलाइन 0.9%, RL, इसके अलावा डेक्सटोज 5%, इसके अलावा डेक्सटोज 5% के प्लस में 0.25% की NS। क्लियर है? ये वाले जो फ्लूइड होते हैं ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। कौन से हैं? वहीं पे अगर मैं दोस्तों आपके सामने लिखता हूं D10%, या मैं लिखता हूं D5% के प्लस में नॉर्मल सलाइन 0.9%, या मैं D25 बोलूं, या मैं D50% बोलूं, या फिर मैं आपका कोई कोलोइड सॉल्यूशन बोल दूं, या मैं हेमेक्सिल बोल दूं, या मैं गैलोफॉर्म बोल दूं, गैलोफॉर्म, ये कुछ सॉल्यूशंस आपके, या मैनिटोल बोल दूं, क्लियर है? एल्बुमिन बोल दूं, या फिर मैं आपका TPN बोल दूं। ये कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिनको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। कुछ सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होते हैं, जैसे कि 0.225% NS, 0.335% NS और 0.445%, ये तीनों की तीनों नॉर्मल सलाइन, और इसके अलावा आपका डिस्टिल वाटर। ये कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने 3 प्रकार की RBC बना रहा हूं, ये 3 प्रकार की RBC बनाई है। अब अगर मैं बात करता हूं, या मैं आपको चीज समझाने के लिए नॉर्मल कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, बाकी ये ऑस्मोलरिटी पे डिपेंड करता है। अपन ने बता दी कि हमारी ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो 270 से 295 मिली ऑस्मोल के आसपास रहती है। अब अगर मैं बोलूं कि मान लीजिएगा मेरी RBC की कंसंट्रेशन दोस्तों 0.9% है, कितनी है? अब मैं इस मरीज को एक फ्लूइड दे रहा हूं जिसका नाम नॉर्मल सलाइन है और उसकी कंसंट्रेशन भी 0.9 है, या मैं बोल दूं कि मेरी सेल की कंसंट्रेशन तीनों में आइसोटोनिक है, मेरी तीनों सेलों की कंसंट्रेशन क्या है? आइसोटोनिक, 270 से 290। वो फ्लूइड जिसकी कंसंट्रेशन 290 क्रॉस कर रही है वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। जो 270 से नीचे आ रहा है वो हाइपोटोनिक। दैट्स क्लियर? अब प्यारे दोस्तों, मेरे सेल की कंसंट्रेशन 270 से 290 है, और अब मैं अगर इसको चाहिए नॉर्मल 9 दूं, RL दूं, डेक्सटोज 5 दूं, डेक्सटोज 5 के साथ में नॉर्मल सलाइन 0.225 दूं, तो यानी अंदर और बाहर के फ्लूइड में क्या कोई कंसंट्रेशन में फर्क है क्या? नहीं, दोनों में सेम है। तो आप क्या बोलोगे? नो सेलुलर चेंजेज। क्या बोलोगे? नो सेलुलर चेंजेज, यानी मेरी सेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेरी सेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब दोस्तों मान लीजिएगा मेरे अंदर बॉडी की कंसंट्रेशन तो वही है 270 से 290। अब मैं इसको हाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? हाई कंसंट्रेटेड, यानी अंदर आइसो है और बाहर की तरफ मेरे फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या है? हायर है या हाई है? अब मुझे बताओ, अंदर फ्लूइड हो गया लो, क्योंकि वो पहले नॉर्मल था, लेकिन अब इसकी तुलना में वो कौन हो गया? लो। तो अंदर तो है लो और बाहर है हाई। अब देखो, मैंने बोला था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में फ्लूइड का मूव होना ओस्मोसिस है। तो अब इन तीनों में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम क्या है? RBC की कवरिंग, जो क्या है? एक झिल्ली या मेम्ब्रेन है या नहीं है? है। तो अब ध्यान रखिएगा, ओस्मोसिस में क्या होता है? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर। तो अब जो मेरे सेल में जो भरा कुचा है वो भी कहां आ गया? बाहर। अब सेल में भरा हुआ फ्लूइड, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मरीज में क्या करता है? तो सेल में से फ्लूइड को बाहर निकाल देगा, तो सेल पिचक जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इसमें देखने को मिलता है आपको सेलुलर श्रिंकेज।
क्या देखने को मिला? सेलुलर श्रिंकेज। यहां पर दोस्तों मेरे अंदर 270 से 290 है, बाहर वाला फ्लूइड उससे भी कम है, तो इस बार पैसे वाला बोले तो हाई अंदर वाला और लो बाहर वाला। और आपको पता है सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन में फ्लूइड अब इससे कहां जाएगा सर? लोअर टू। जब मेरा फ्लूइड बाहर से सेल में घुसेगा और बाहर से सेल में घुसेगा तो अब सेल में एडिमा होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये वाला फ्लूइड क्या करवाता है? सेलुलर एडिमा। खाली एडिमा ही नहीं, अगर आप फ्लूइड को नहीं रोकोगे सेल क्या हो जाएगी? ब्रस्ट आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रस्ट आउट। बोले तो मेरी सेल क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। तो एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मरीज की सेल को क्या कर सकता है? रप्चर। हाइपरटोनिक क्या कर सकता है? श्रिंक। आइसोटोनिक क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जस्ट अपोजिट किस्म का डायरिया होता है, जिसमें जो डायरिया है उसके अपोजिट वाला फ्लूइड दो। अगर किसी को हाइपोटोनिक डायरिया है तो उसको हाइपरटोनिक फ्लूइड दो, किसी को हाइपरटोनिक डायरिया है तो उसको हाइपोटोनिक दो, और किसी में आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक दो। बिना जांच पड़ताल के कभी किसी मरीज को कौन सा फ्लूइड दे सकते हो? क्योंकि ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर ये और वो चिपका दिया ना तो मरीज की लंका लगा सकती है। तो मरीज की क्या लगा सकती है? लंका लगा सकती है। जैसे कि मान लो कि कोई बर्न का मरीज है, अब बर्न के मरीज को ये लगा दो, ऑलरेडी सेल रप्चर है, और ये दे दिया तो और रप्चर कर देगी, या वो दे दो ऑलरेडी पिचकी हुई है और पिचका देगी। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मली फ्लूइड के ऊपर फोकस करते हैं। चाहे शॉक का मरीज आए, चाहे कोई भी मरीज आए, जब कोई चीज क्लियर है तो उसके अनुसार दो, और जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है? आइसोटोनिक देखने को मिलता है। यहां तक कोई समस्या नहीं, इसको भी लिख लो। क्लियर है? इसके बाद फिर से आपका ब्रेक है आधा घंटा, और उसके बाद अपन मिलते हैं सेशन में। क्लियर है? 1:30 बजे खा पी के रेडी हो जाना, मस्त वाला।